और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि योगी मॉडल ही पत्थरबाजों का इलाज है। रामनवमी पर जुलूस निकला, शोभा यात्रा निकली, शांति से उत्तर प्रदेश में एक पत्थर नहीं चला। एक पत्थर उठाकर चलाने की हिमाकत किसी ने नहीं की। जश्न के साथ नाचते गाते हुए शोभा यात्रा यूपी में निकली, लेकिन पत्थरबाजी कहां हुई? अगली तस्वीर दिखाइए। पत्थरबाजी हुई संभाजी नगर में। देखिए जरा, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए पूरी बस को हिलाए दे रहे हैं, बस को पलटाए दे रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं रामनवमी का जो पंडाल है, जो गेट है, इसे पकड़कर खींच रहे हैं, इस बोलेरो गाड़ी को पलटाए दे रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। ये संभाजी नगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो डरा रही है, दिल दहला रही है। इस तस्वीर को देखिए, रामनवमी पर यह हंगामा बरपा है। एमडीएन दीजिए जरा इसका। ये आप देख रहे हैं पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर चलाए जा रहे हैं। इस गाड़ी को देखिए जरा, पूरी गाड़ी को गिराने की फिराक में दो झुंड आपको नजर आ रहे हैं। एक बस गिरा रहा है, दूसरा इस बोलेरो गाड़ी को गिरा रहा है, और कुछ आकर ये जो रामनवमी का गेट बना है, केसरिया रंग का कपड़ा लगा, देखिए उसे खींच रहे हैं, उस गेट को गिराना चाह रहे हैं। ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। उस संभाजी नगर में आप देख रहे हैं कैसे रामनवमी के वक्त तस्वीरें जो है ये बता रही है कि ऐसे लोगों का इलाज जरूरी है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये भी संभाजी नगर जो पहले औरंगाबाद था उसकी तस्वीर है। ये देखिए, ये गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है, दूसरा पत्थर से शीशा तोड़ रहा है, तीसरे ने देखिए गाड़ी में आग लगा दी है। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को, ये तस्वीर डरा रही है। सुनिए जरा, ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी तस्वीर है, और देखिए किस तरह से ये देखिए गाड़ी के अंदर कुछ फेंक कर मारा, आगे का शीशा तोड़ा। ये असामाजिक तत्व, ये लोग जिन्होंने माहौल खराब किया है, ऐसे लोगों पर एक्शन की सख्त जरूरत है। देखिए जरा, आग लगी हुई है, गाड़ी में आग लगाई है, तो उस आग को बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें डाल रहा है जिससे आग और बढ़ जाए। दूसरी गाड़ी में आग लगानी, इसलिए आग वहां से लेने के लिए पहुंचा। देख रहे हैं आप, ये आग ली है वहां से जिससे दूसरी गाड़ी में आग लगाई जा सके। ये भी औरंगाबाद की तस्वीर है। तो ये संभाजी नगर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात लिए चलता हूं। ये आप देख रहे हैं गुजरात में, देखिए ये वडोदरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। गुजरात के वडोदरा की पत्थर चल रहे हैं, देखिए दुकानों पर पत्थरबाजी हो रही है। इधर रामनवमी का जुलूस निकल रहा है और साथ साथ पत्थरबाजी भी हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। ये देखिए पश्चिम बंगाल में फूंक दी गई गाड़ियां, रामनवमी पर गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये देख रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रही थी, गाड़ियों को फूंक दिया गया, पत्थरबाजी की गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। यह तस्वीर है जो बता रही है पश्चिम बंगाल में भी, ये आप देख रहे हैं आग लगा दी है। तो एक तस्वीर है, ऐसी न जाने कितनी गाड़ियों में आग लगा दी गई है, ऐसे न जाने कितने दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है रामनवमी पर आगजनी हुई। उनका कहना है शोभा यात्रा का रूट डाइवर्ट हो गया था, उसकी जांच करूंगी। सुनिए। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে टिकबे ना अन्याय, टिकबे ना फंदी। तो ममता बनर्जी को आपने सुन लिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रामनवमी पर कहां कहां हिंसा हुई, किस किस शहर में हिंसा हुई, और कहां एक पत्थर भी नहीं चला। देखिए जरा, यह आपके सामने नक्शा आ गया। उत्तर प्रदेश कोई हिंसा नहीं, आखिर किसी ने हिमाकत भी क्यों नहीं की पत्थर उठाने की यूपी में? सोचना पड़ेगा आपको। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में हिंसा हुई, पश्चिम बंगाल के अलावा गुजरात में हिंसा हुई, वडोदरा में हिंसा हुई, महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिसे औरंगाबाद के नाम से आप जानते थे वहां भी पत्थर चले, जलगांव में भी हिंसा हुई, लेकिन यूपी में आप देखिए कोई हिंसा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो पत्थरबाज हैं, ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो हिंसा करते हैं, जो आगजनी करते हैं, जो नहीं चाहते हैं
कि धार्मिक आयोजन, मजहबी कार्यक्रम शांति सुकून से हो। योगी स्टाइल में ऐसों का इलाज बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। ये सरकार एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और कोई दंगा फसाद करेगा, माफियागिरी करेगा तो दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर लेकर के भी सरकार चलती है। महाराष्ट्र में रामनवमी पर पत्थर चले, आगजनी हुई। गुजरात में शोभा यात्रा में हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल में भी आगजनी हुई। लेकिन योगीराज मेरा पत्थर चला, न आगजनी हुई। शांति के साथ शोभा यात्रा निकली। यूपी में योगी ने ऐसे पत्थरबाजों का पूरा इलाज किया, जिसके बाद से योगीराज में किसी भी धार्मिक आयोजनों पर कोई हिंसा नहीं होती। पूरा बदलाव आया है, न दंगा है, न कर्फ्यू है, न पलायन है। प्रगति हो रही है, अपराधी पलायन कर रहा है। बाकी राज्यों को भी योगी स्टाइल में अब शोभा यात्रा पर पत्थर चलाने वालों के इलाज की जरूरत है। आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा किस राज्य में क्यों हिंसा हुई है, क्या वजह है। लेकिन उन सब राज्यों में रहने वाले लोगों को यह जानने की बहुत जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर ऐसा क्या किया है कि योगी के राज में कोई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करता है। वजह ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊपर की तस्वीर देखिए जरा आप। हिंसा होती थी, जब पत्थरबाजी हुई थी, कोई शहर उठाकर देख लीजिए, उसके बाद जो एक्शन हुआ, यह एक्शन है वजह। योगी की नजर दोनों एक्शन पर थी। एक्शन का जो रिएक्शन हुआ, उसके बाद से अब कोई हिम्मत नहीं करता है पत्थर उठाने की। सीएम योगी बनने के बाद दंगाइयों पर कार्रवाई हुई। दंगा करने वालों के पोस्टर जारी किए गए, सड़कों पर चिपका दिए गए। दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दंगाइयों की जो अवैध संपत्ति थी, उस पर चुन चुन कर बुलडोजर चला। 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, यानी योगी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से। कई राज्यों में रामनवमी जुलूस पर हमले हुए, अलग अलग राज्यों में। यूपी में पिछले कई साल से कोई हंगामा नहीं हुआ। योगी ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया है। यूपी के हर शहर में सीसीटीवी की संख्या बढ़ा दी गई। हर असामाजिक तत्व पर हर जगह नजर है। आपराधिक दंगाइयों पर भी नजर है। शोभा यात्रा पर पत्थर उठाने की अब लोग सोचते भी नहीं। पथराव करने पर सीधे प्रशासन के रडार पर आ जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। माफिया अपराधियों को सख्त चेतावनी दी गई है। योगी राज में अपराधियों के एनकाउंटर भी हो रहे हैं। योगी ने दबंग माफियाओं की हिम्मत तोड़ दी है। माफिया को गाड़ी पलटने का भी डर सता रहा है, इसलिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। महाराष्ट्र में रहते हो आप, गुजरात में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, पश्चिम बंगाल में रहते हो, यूपी के लोगों को सुनिए। जिन जगहों पर हिंसा हुई है, उस पर यूपी के लोग बता रहे हैं योगी ने क्या किया। ये करिए, तभी कोई पत्थर नहीं चला पाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस तरह से सिखाया था समाज को, हर वर्ग को जोड़ा, उसी तरह से हमारे माननीय योगी जी हर वर्ग को जोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की धारा को लेकर के वो चल रहे हैं और अमन चैन हो रहा है। विकास की भी धारा बह रही है और रामराज्य स्थापित है, इसमें कहीं संशय नहीं है। सबको लेके चल रहे हैं, हर वर्ग को। जिन राज्यों में हिंसा पथराव देखने को मिला, वो बिल्कुल भी भाजपा शासित राज्य नहीं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सनातनी सरकार नहीं है, इसलिए उन राज्यों में आगजनी और इस प्रकार के काम होते रहे हैं। कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। प्रेम के साथ अपने भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी को मनाया है। यात्राएं निकल रही हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, प्रसाद वितरण भंडारे हो रहे हैं। ये साक्षात प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रामराज्य को ला दिया है। हिंसा उन राज्यों में हुई है जहाँ पे भाजपा सरकार नहीं है और उन्हें जो वहाँ के
संगठन के लोग या जो वहाँ की सरकारें हैं वो अभी इस पर जोर नहीं दे रही हैं और कोई जाति विशेष के लोग वहाँ पे अभी भी इस तरह के कृत्य करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे अभी भी हिंसा और प्रताड़ना की चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर योगी, सुन लिया आपने, यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। अब यही करने की जरूरत है कि मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए। ये तस्वीर देखकर पहचान सकते हैं आप कहां की तस्वीर है? याद कीजिए जब तलवारें लहराई जा रही थी, नारे लग रहे थे शोभा यात्रा पर। यह है दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीरें। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी, दंगा हो गया था, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में यह हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? योगी स्टाइल में, अगली तस्वीर दिखाइए, योगी स्टाइल में चुन चुनकर अवैध जगहों पर बुलडोजर चले, कार्रवाई हुई। सब पे चले थे बुलडोजर, आपको याद होगा। जिसका अवैध था, चाहे वो गुप्ता जी हो, शर्मा जी हो, मोहम्मद मियां हो, सब पर बुलडोजर चला था। और अब मैं आपको दिलचस्प तस्वीर दिखाऊंगा। इसी जहांगीरपुरी से आज फिर शोभा यात्रा निकली। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए। ये जहांगीरपुरी से ही शोभा यात्रा निकली है। एक एक्शन के बाद काम हो गया। धार्मिक सौहार्द भी है, मजहबी सौहार्द भी है, धार्मिक आयोजन भी हो रहा है, कोई किसी से नहीं लड़ रहा, कोई पत्थर नहीं चला रहा, सब अमन सुकून से कार्यक्रम मना रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, धार्मिक आयोजन, ये देखिए, ये जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं। अमन चैन से आज जहांगीरपुरी में धार्मिक आयोजन हुआ, लेकिन ये बुलडोजर एक्शन के बाद हुआ इस साल। अब आपको लिए चलते हैं जहां पत्थर चले, वहां की तस्वीरें देखिए, वहां एक्शन की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं, ये एक तस्वीर, बस गिरा दे रहे हैं, गाड़ी पलटाए दे रहे हैं। और ये जो देखिए खास गेट, रामनवमी पर हर शहर में एक चौराहे पर ऐसा गेट बनता है, केसरिया रंग के पर्दों से उसे ढका जाता है, उसे नोच रहे हैं, उसे खींच रहे हैं। ये एक तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, गाड़ी को आग लगा रहे हैं। ये असामाजिक तत्व, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये समाज में माहौल खराब करते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये एक और तस्वीर है, पत्थरबाजी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पत्थर चल रहे हैं एक दूसरे पर, ये देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अब आप देखिए, ये वही लोग हैं जो बस पलटा रहे थे, अब पत्थर चला रहे हैं। देखिए, ये औरंगाबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अब संभाजी नगर हो गया है। रात का वक्त है, पत्थर चला रहे हैं रामनवमी के मौके पर। ऐसे पत्थरबाजों का इलाज करने की जरूरत है। ये कौन था जो हिंसा भड़का रहा था? कौन था जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था? मैं आपको बताता हूं कि आखिर संभाजी नगर में हुआ क्या। कौन था जो नहीं चाहता है शांति, अमन और सुकून रहे? कैसे एक्शन लिया गया, क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, यही हाल हुआ औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई। संभाजी नगर में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। रामनवमी से पहले मंदिर के सामने पत्थरबाजी हुई, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, बमबाजी की। राम मंदिर के सामने उपद्रवियों ने दर्जनों वाहन फूंक डाले। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी भी आग लगा दी। संभाजी नगर के किराड़पुरा में यह हिंसा हुई और पुलिस ने बल प्रयोग कर फिलहाल हालात पर काबू पाया है। हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। उपद्रवियों को भगाने के लिए आंसू गैस भी दागनी पड़ी। संभाजी नगर के किराड़पुरा इलाके में अब भी तनाव बरकरार है। हमारी एक टीम वहां पहुंचने वाली है, अब से कुछ वक्त में पहुंचेगी। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां तैनात की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की भी मदद ली जा रही है। हालात ऐसे हैं। संभाजी नगर में हिंसा की यह घटना देर रात हुई है और जब रात करीब 12 बजे दो युवक आपस में पहले भिड़े, दोनों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। यानी लड़ाई दो लोगों के बीच से शुरू हुई थी। राम मंदिर के सामने हुई लड़ाई से माहौल और गर्मा गया, जिसके बाद दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए। संभाजी नगर का पहले औरंगाबाद नाम हुआ करता था, जिसे शिंदे सरकार ने छत्रपति संभाजी नगर के नाम से कर दिया और तभी से संभाजी नगर में तनाव के हालात बने हुए हैं उस तारीख से। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है वहां, और वहां के सांसद हैं
AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। देर रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। तो अभी यहाँ पूरी शांतता है। नशा करने वाले लड़के थे जो जिन्हें बटन प्लेयर कहते हैं, वो नशे की हालत के अंदर उन लोगों ने यहाँ पर एक आतंक मचाए थे। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस का जो रवैया था, और पुलिस जिस देरी से पहुंची है, ये क्यों पहुंची है, क्या इनका इरादा था, इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं था। एडिशनल फोर्स यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच पाई है? हम चाहेंगे कि इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तनाव पैदा किया जा रहा है और उसके पीछे कौन है, ये इस राज्य के गृह मंत्री को पता होना चाहिए। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये शिवसेना नहीं कर रही है। शिवसेना मीन्स ओरिजिनल शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना वाले काम कर। संभाजी नगर में जो परिस्थिति रात में तैयार हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, इनका राम जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ऐसे समय सभी ने मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और शहर में शांति रखनी चाहिए। रामनवमी है और रमजान का भी महीना चल रहा है। आज तक के सब त्योहार सभी जाति पाति के धर्मीय लोगों ने साथ में आकर मनाए हैं और संभाजी नगर में भी वैसी हमारी अपेक्षा है। सभी लोगों ने शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है, सभी लोगों के सहकार्य की आवश्यकता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहकार्य करना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूं। तो ये हो गई महाराष्ट्र की खबर। सिर्फ महाराष्ट्र में पत्थर नहीं चले, गुजरात में भी पत्थर चले। यहां भी योगी स्टाइल में एक्शन की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं, दुकानों पर जानबूझकर पत्थर मारे जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दौरान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद भगदड़ मची, लोग भागने शुरू हुए। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, देखिए जरा। जानबूझकर मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। अगर आप चेहरे देखेंगे तो मुंह पर कपड़ा और रुमाल बांधा है, जिससे शक्लें पहचान में ना आए। पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थर फेंक कर भाग रहे हैं। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही, सामने से भी पत्थर आ रहे हैं। अगर देखिए, और पुलिस की गाड़ी भी निकल कर गई। अगर आप देखिए, जिप्सी भी अभी अभी निकल कर गई है और ये लोग पत्थर चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं आखिर वडोदरा में क्या हुआ, गुजरात में जो पत्थरबाजी हुई है क्यों हुई, कौन लोग इसमें शामिल थे, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। लेकिन इन सभी राज्यों में योगी वाले एक्शन की जरूरत है। गुजरात को भी दहलाने की कोशिश हुई है। वडोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। भूतली झापा से शोभा यात्रा गुजर रही थी। कुछ उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पुलिस पहुंची, उसने हालात काबू में लिए। पुलिस के सख्त एक्शन के बाद यह हादसा टला है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फिलहाल तैनात है। पुलिस पत्थरबाजों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी के जरिए इन पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है, कौन कौन पत्थर फेंक रहा था। वडोदरा में पिछले साल भी पथराव हुआ था इसी तरह से। आइए अब आपको सुनवाता हूं पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, सुनिए। रामनवमी की शोभा यात्रा के दरमियान एक मस्जिद के आगे थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था, उसमें कोई इश्यू बना नहीं है। अभी पूरे विस्तार में शांति है। शोभा यात्रा अच्छे से अपने एरिया में आगे निकल गई है। लोग जो इकट्ठा हुए थे उनको पुलिस ने समझा के अपने अपने घरों में भेज दिया है और कोई भी किसी को कुछ इंजरी हुई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे विस्तार में पूरी शांति। अभी पुलिस का पूरा बंदोबस्त रखा गया है यहाँ पे और वो अभी यात्रा अपने रूट पे जैसे निकल, ये यात्रा आगे निकल गई अपने तरीके से और कोई इश्यू नहीं। वाहनों की कितनी तोड़फोड़ की गई? कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कुछ तोड़फोड़ जैसा कुछ नहीं हुआ है। बस मस्जिद के आगे निकल रही थी, उस वक्त थोड़े लोग इकट्ठा हुए थे तो उनको सबको समझा के अपने अपने जगह भेज दिया और कोई इश्यू नहीं।
देश के कुछ और शहरों में शोभा यात्रा निकली, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं श्रीनगर की शोभा यात्रा। 370 हटने के बाद श्रीनगर में शोभा यात्रा निकल रही है। अमन है, शांति है, सुकून है। 370 हटने के बाद श्रीनगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। शोभा यात्रा निकलने की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में शोभा यात्रा निकल रही है। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं ड्रोन से पुष्प वर्षा हुई है शोभा यात्रा पर। ये हनुमान मंदिर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पटना की, ड्रोन के जरिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। आज रामनवमी है, इसलिए आपको बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। देश का जो संविधान है, उस संविधान की प्रति पर भी श्री राम की तस्वीर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की तस्वीर है। पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स देखिए लिखा है, यानी मौलिक अधिकारों का जो पन्ना है, उस पर श्री राम की भी तस्वीर। बहुत कम लोग जानते हैं ये बात। आइए अब आपको बताते हैं, रामनवमी का मौका है, श्री राम का जन्म हुआ आज के दिन, इसलिए यह बात आपको जाननी जरूरी है। देखिए जरा, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वो संविधान से श्री राम का खास कनेक्शन है। संविधान की मूल प्रति में भी भगवान श्री राम है। मौलिक अधिकारों से जुड़े पन्ने पर श्री राम है। इस पन्ने पर श्री राम का खास स्केच बनाया गया है। इस स्केच में श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण की तस्वीर है। यह तस्वीर रावण के लंका पर विजय के बाद वापसी की, जब भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए थे। यह चित्र हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। भगवान श्री राम का यह स्केच जो है, यह नंदलाल बोस जी ने बनाया था, और जो एक मशहूर चित्रकार थे और शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। उन्होंने श्री राम के अलावा 22 और चित्रों को भी बनाया था, जिन्हें संविधान के अलग अलग पन्नों पर जगह मिली हुई है। उन्होंने संविधान के पन्नों के किनारों को भी डिजाइन किया था। अब आपको दिखाता हूं, श्री राम की बात हो रही है और जहां उनका जन्म हुआ, अयोध्या की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो आज अयोध्या से जो तस्वीर आई, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अस्थाई जहां उन्हें रखा गया रामलला को, वो तस्वीर है। इसके बाद संभव है कुछ महीनों बाद उन्हें उस जगह पर, जहां स्थायी जगह जो गर्भगृह है, वहां रखा जाए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं अयोध्या में किस तरह से रामनवमी मनाई गई है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर आपके लिए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, अगर आप अयोध्या जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से राम की पूरी नगरी के दर्शन कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर की सर्विस भी शुरू कर दी गई है अयोध्या में। ये देख रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। आइए तो अब आप बताता हूं कि खर्चा कितना लगेगा, पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा अगर हेलीकॉप्टर में बैठकर आपको राम की नगरी के चक्कर लगाने हैं या पूरी राम की नगरी देखनी है ऊपर से। ये आप देख रहे हैं राम की नगरी, और हेलीकॉप्टर में अगर आपको सवार होना है तो अयोध्या में ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है और रामनवमी पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर से अयोध्या के, पूरे अयोध्या के दर्शन कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर से मंदिर का भी मनोरम दृश्य दिखाई देगा। हेलीकॉप्टर से पूरी अयोध्या का दीदार किया जा सकेगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यह सेवा मिलेगी। एक बार में 7 लोग इसका फायदा ले सकेंगे और एक बार का सफर 8 मिनट का होगा, यानी 8 मिनट 3000 रुपए। एक व्यक्ति का किराया 3000 रुपए। 3000 रुपए दीजिए, 8 मिनट में पूरा अयोध्या देख लीजिए। हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग पहले करानी होगी और यूपी टूरिज्म विभाग ने इसकी शुरुआत की है। हेलीकॉप्टर सेवा अगले 15 दिन तक चलेगी। अगर यात्री मिले तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। यह सेवा फिलहाल रिहर्सल के तौर पर शुरू की गई है। 2024 के बाद इसे रेगुलर करने की योजना है, जब मंदिर निर्माण संपन्न हो जाएगा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अयोध्या के लोग। आज मन बहुत ही आह्लादित है, बहुत ही प्रसन्न है। हमारी अयोध्या है, अयोध्या नगरी ऐसी लग रही है भगवान प्रभु राम आज यहाँ स्वयं विराजमान है। निश्चित रूप से आज के दिन भगवान राम
जो है जन्मदिवस के दिन हम सभी भक्तों के लिए निश्चित रूप से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय जय श्री राम। दशरथ जू के चारों राम प्यारे लगे, दशरथ के चार राम दनन प्यारे लगे, दशरथ जू के दनन प्यारे लगे, दशरथ जू के चार राम दनन प्यारो लगे। हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं हमारे, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, सब जगह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जो श्री राम को बोलेंगे वो हिंदू हैं, जो सनातन को मानेंगे वो हिंदू हैं, जो राम का नाम ही नहीं लेंगे वो जय जय श्री राम। आइए, रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहा ये आपको बताता हूं। पीएम ने लिखा, रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बने। अमित शाह गृह मंत्री ने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के साथ साथ संपूर्ण मानव जगत को संकट की घड़ी में भी सभी के लिए धैर्य और दया की भावना रखना। प्रभु श्री राम सब पर अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री राम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, योगी स्टाइल में बाकी राज्यों को इलाज करने की जरूरत है। अब खबर आज की अगली ये है, डरा भगोड़ा भूख से मर रहा है। यानी अमृतपाल को भूख लग रही, खाना नहीं मिल रहा है। अमृतपाल जो ये देख रहे हैं, इस अंदाज में पंजाब की सड़कों पर चलता था, थाने में घुसकर अपने लोगों को छुड़ा लिया करता था, आज खाना नहीं मिल रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। क्यों? क्योंकि पंजाब की पुलिस तलाश रही, चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा लगी हुई है। ये पंजाब की पुलिस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है सिक्योरिटी। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर अमृतपाल का हाल है क्या, क्यों उसे भूखा रह रहा है, क्यों खाना नहीं मिल रहा है, ये आपको बताता हूं। दरअसल अमृतपाल भूख से बेहाल है और उसे सिर्फ एक टाइम का खाना मिल रहा है। अमृतपाल बहुत कमजोर हो गया है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, गिरफ्तारी को लेकर बेहद डरा हुआ है, डर की वजह से नींद भी नहीं आ रही है। 13 दिन से भगोड़े की जिंदगी बिता रहा है। साथी जेल में जा चुके हैं और बाकी उसका साथ छोड़ गए। ताकत घटने से अमृतपाल बौखला गया है। वीडियो के बाद अब ऑडियो भी जारी किया है, अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पहले कहता है जेल जाने से घबराता नहीं, और उसके बाद फिर सरेंडर ना करने की बात कहता है। कह रहा है मेरा वीडियो पुलिस ने नहीं बनवाया है, 3 शर्तों पर सरेंडर की बात से अब पलट गया है। उसे बचने भागने का अब रास्ता नहीं मिल रहा है और अमृतपाल सिखों को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है। सिख समाज से बैठक की अपील कर रहा है और धर्म को ढाल बनाकर बचना चाहता है। अब अमृतपाल यही उसके पास उपाय है। सुनिए डीसीपी क्या कुछ कह रहे हैं, डीसीपी परमिंदर। कहीं भी जाना चाहता है जाकर उसको पेश हो जाना चाहिए। अगर वो यहाँ आना चाहता है तो यहाँ कर पेश हो जाए, जो लॉ के मुताबिक उसी टाइम से उसको पेश हो जाना चाहिए और उसी हिसाब से उसकी कार्रवाई होगी। अपनी मर्जी से शर्तें रखना भी कोई बात नहीं होती, जो कानून के लॉ है उसके मुताबिक ही होगा। अगर उनकी शर्त है तो कोई बात नहीं, वो पेश हुए, जो पेश होने के बाद जो पुलिस का जो काम है वो करेंगे अपना काम और उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई की पूरी तैयारी है, लेकिन अमृतपाल की आखिरी लोकेशन जो मिली है वहां क्या हो रहा है देखिए। ये आप देख रहे हैं पूरे इलाके पर ड्रोन मंडरा रहा है इस वक्त होशियारपुर में। आप देखिए ड्रोन के जरिए अमृतपाल किस गली में है, किस जगह छिपा है, ड्रोन के जरिए पंजाब पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आरएएफ लगाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स सड़कों पर है। गृह मंत्रालय ने कह दिया है केंद्र पूरी तरह से मदद कर रहा है पंजाब की। इस वक्त चप्पे चप्पे पर शिद्दत से पुलिस सुरक्षा एजेंसियां अमृतपाल को ढूंढ रही। रिपोर्ट देखिए। अमृतपाल घिर गया है, जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। अमृतसर हो या होशियारपुर, पूरा पंजाब छावनी में बदल गया है। यानी अब अमृतपाल कहीं भाग नहीं सकता। पूरे होशियारपुर में अमृतपाल की तलाश ड्रोन कैमरे के जरिए की जा रही है। अब उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो अमृतपाल गिरफ्तार हो
या फिर सरेंडर करे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर अमृतपाल को आपने आखिरी बार कब देखा। यह उसकी आखिरी तस्वीर है। फेसबुक के जरिए लाइव जुड़ा, तब देश ने देखा इसने क्या क्या कहा, यह तो आपने देख लिया। लेकिन अमृतपाल कहां है, उसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है? ये जो वीडियो उसने डाला, बताया जा रहा है ये 3 अलग अलग देशों से वीडियो डाला गया। ये भारत से नहीं डाला गया, दुनिया के 3 अलग अलग देशों से इस वीडियो को अपलोड किया गया। तो अमृतपाल है कहां असल में? पहले कहा गया नेपाल में है। क्यों कहा गया नेपाल में? गिरफ्तारी के डर से नेपाल भागने की खबर आई। नेपाल बॉर्डर पर मौजूदगी के उसके सुराग मिले थे। यूपी नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, पोस्टर चस्पा कर दिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में उसके पोस्टर लगा दिए गए। अमृतपाल ने हाल में एक वीडियो जारी किया। वीडियो लखीमपुर में शूट किए जाने का दावा, यानी जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, बताया जा रहा है वो लखीमपुर में शूट किया गया और लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। मतलब अमृतपाल नेपाल में हो सकता है। अब आइए जरा अगला लोकेशन आप देख रहे हैं पाकिस्तान। क्या अमृतपाल पाकिस्तान में हो सकता है? अमृतपाल की आखिरी लोकेशन बताई गई पंजाब। पंजाब का बॉर्डर कहां से जुड़ा है? पाकिस्तान से। पंजाब से पाकिस्तान जा सकता है अमृतपाल, इसलिए संभावना पाकिस्तान की है। आईएसआई उसे पाकिस्तान में भी एंट्री करा सकता है। अमृतपाल का आईएसआई से पुराना कनेक्शन है। उसका जो सहयोगी है पप्पल प्रीत, कल मैंने आपको बताया था, आईएसआई से जुड़ा हुआ है। खालिस्तान को हवा देने के लिए पाकिस्तान मदद कर सकता है। अगला मुल्क देखिए, ब्रिटेन। क्या वो ब्रिटेन जा सकता है? ब्रिटेन में बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक रहते हैं। वीडियो भी ब्रिटेन से अपलोड किए जाने का दावा है। अमृतपाल ने ब्रिटेन की नागरिकता भी मांगी थी पहले। अमृतपाल की ब्रिटेन में मौजूदगी के भी संकेत हैं। और कहा गया जो वीडियो फेसबुक लाइव जो डाला गया सोशल मीडिया पर, वो ब्रिटेन से डाला गया। आईपी एड्रेस ब्रिटेन का भी है, कनाडा का भी आईपी एड्रेस। अमृतपाल के कई करीबी भी कनाडा में रहते हैं और वीडियो के कनाडा से भी अपलोड का दावा है। कनाडा के कई एजेंट्स के संपर्क में था अमृतपाल। इन मुल्कों में अमृतपाल हो सकता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में, पिछले कुछ दिनों में अमृतपाल ने कैसे अपनी लोकेशंस बदली हैं, कहां से कहां अमृतपाल पहुंचा है, यह मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा। पहली लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। 19 मार्च को पटियाला में था, 20 मार्च को हरियाणा आ गया, 21 मार्च को दिल्ली में था, 23 मार्च को उधम सिंह नगर उत्तराखंड और 28 मार्च को होशियारपुर पंजाब। इस तरह से अमृतपाल अपनी लोकेशन बदल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कितनी लोकेशन क्यों ना बदल ले, सिक्योरिटी कैसे टाइट की गई। ये आप देख रहे हैं, ये पंजाब की तस्वीरें। अमृतपाल अगर पंजाब में है, बठिंडा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बठिंडा की तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं? दमदमा साहिब गुरुद्वारा यही है। अमृतपाल ने प्लान बनाया कि वो दमदमा साहिब में आकर सरेंडर करेगा, इसलिए उसकी इस मंशा से पहले पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी वैभव वहीं बठिंडा में मौजूद है, उनकी रिपोर्ट देखिए। सूत्र ये बता रहे थे कि बठिंडा में भी अमृतपाल जो है वो सरेंडर कर सकता है, जिसके बाद अब यहां पर आप देख सकते हैं बठिंडा में ये यहां पर गुरुद्वारे जाने वाली सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है और उन गाड़ियों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर आपको बीएसएफ के जवान भी नजर आएंगे। बीएसएफ के जवानों के साथ ही साथ पंजाब पुलिस की पूरी टीम इस वक्त बठिंडा में मुस्तैद है और हर एक गाड़ी की जो है वो तलाशी ली जा रही है। ये देखिए, ये बस जो यहां पर पंजाब की है, वो बस के अंदर घुसकर भी तलाशी जो है वो पंजाब पुलिस के जवान ले रहे हैं। और तलाशी लिए जाने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि बठिंडा में श्री दमदमा साहिब के अंदर ये कहा गया था कि अमृतपाल जो है वो सरेंडर कर सकता है, और जिसके बाद पंजाब पुलिस पूरी तरह से आपको सक्रिय नजर आ रही होगी। बस के अंदर घुसकर पंजाब पुलिस जो है वो तलाशी लेते हुए आपको नजर आ रही होगी। कीलनुमा बैरिकेटिंग भी है कि अगर किसी भी तरह की आपत्तिजनक गाड़ी यहां से अगर क्रॉस होती है तो उस गाड़ी को इस कीलनुमा बैरिकेटिंग के जरिए रोका जा सके। ये वो कीलनुमा बैरिकेटिंग है जो आपको बैरिकेटिंग के बिल्कुल बगल में नजर। तो आपने वैभव की रिपोर्ट देखी किस तरह से पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं अमृतपाल क्या कर रहा था पंजाब में। अमृतपाल के साथ जो हथियार आपको नजर आ रहे थे, अवैध हथियार थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, अमृतपाल के साथ जो हथियार नजर आ रहे थे, ये अवैध हथियार थे।
बहुत से हथियारों के लाइसेंस तक नहीं थे, लाइसेंस भी फर्जी थे। अमृतपाल का एक गनर और गनमैन गिरफ्तार हुआ। दिखाइए अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं अमृतपाल के बगल में, इसका नाम है वरिंदर। वरिंदर के हाथ में बंदूक आपको नजर आ रही है। ये जो बंदूक आप देख रहे हैं वरिंदर के हाथ में, इस बंदूक का लाइसेंस फर्जी, इस बंदूक का लाइसेंस कश्मीर का बना हुआ है। सोचिए, कश्मीर का बंदूक का लाइसेंस, इसी तरह के फर्जी लाइसेंस के जरिए, ये देख रहे हैं अमृतपाल के साथ बंदूकधारी बहुत से रहते हैं। अमृतपाल पर यह फर्जी वाड़े का खुलासा हुआ है। अमृतपाल के करीबी जो गनर बताया जाता है, गनर वरिंदर के पास यह असलाह था। और मूव कीजिए इसे, वरिंदर सिंह ने धोखे से लाइसेंस हासिल किया। पहले इसका जम्मू कश्मीर से बंदूक का लाइसेंस लिया और 2014 में किश्तवाड़ से गन का लाइसेंस लिया, जबकि वरिंदर तरनतारन का रहने वाला था और उसे डर था कि पंजाब में असलियत तुरंत पकड़ी जाएगी, इसलिए वहां कश्मीर का लाइसेंस लिया। इसलिए लेकिन जल्द ही हथियार का दुरुपयोग करने लगा और जिसके चलते वरिंदर का लाइसेंस रद्द हो गया है। लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए फिर आवेदन किया इसने। आवेदन के साथ अमृतपाल के गनमैन ने फर्जी दस्तावेज दे दिए। किश्तवाड़ पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें अमृतपाल का लाइसेंस फिर रद्द कर दिया गया है। 27 मार्च को वरिंदर सिंह गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल के इस गनमैन पर रासुका भी लगा दी गई और उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया है, जहां अमृतपाल के चाचा, जहां अमृतपाल का ड्राइवर, अमृतपाल के साथी बंद हैं। अब जरा सुनिए जम्मू कश्मीर के एसएसपी खलील पोसवाल बता रहे हैं हकीकत। 2014 में गन लाइसेंस डीएम किश्तवाड़ के ऑफिस से इशू हुआ है और उसकी कॉपी हमने अरेंज की है। और उसके बारे पंजाब पुलिस ने सीआईडी ने डीएम यहाँ लिखा था कि इसका गन लाइसेंस का मिसयूज हुआ है, तब वहां से मैटर एक्टिवेट हुआ और यहाँ इन्होंने करंटली डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने गन लाइसेंस कैंसिल कर दिया। बट उसके बाद स्टोरी खत्म नहीं होती है कि वी हैड टू असर्टेन कि किन सर्कमस्टांस में गन लाइसेंस इस बंदे को इशू है, जिसकी यूनिट यहाँ नहीं थी पोस्टेड। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमृतपाल दरअसल किस कोशिश में। अमृतपाल की कोशिश यह है कि वो किसी तरह से इस पूरे माहौल को धार्मिक बना दे, इसलिए वो कह रहा है सरबत खालसा बुलाओ। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है सरबत खालसा। अब मैं आपको बताता हूं कि सरबत खालसा क्या है। सरबत खालसा जिसके जरिए अमृतपाल चाह रहा है पंजाब के लोग उनको भटका सके, उनको भड़का सके। कह रहा है अमृतपाल ने कहा सरबत खालसा की मांग की है। बैसाखी पर सरबत खालसा बुलाने को कहा है अमृतपाल ने। सरबत का मतलब सभी और खालसा का मतलब सिख, यानी सरबत खालसा का मतलब सभी सिखों की सभा। सरबत खालसा में लाखों करोड़ों सिख जुटते हैं। अमृतपाल चाहता है सरबत खालसा में उसकी बात हो, यानी लाखों सिखों को अपने पक्ष में जोड़ने का प्लान है। कानून के शिकंजे से बचने की उसकी चाल है। 16वीं सदी में सरबत खालसा की शुरुआत हुई थी और साल में 2 बार सिख समुदाय एक जगह जुटता है और दिवाली और बैसाखी पर सिख एक जगह जमा होते थे। उस दौर में गुरु के साथ सिख समुदाय के लोग भी मिलते जुलते थे। इसमें समाज राजनीति में बदलाव पर भी चर्चा होती थी। गुरु गोविंद सिंह के निधन के बाद ज्यादा सक्रिय हुआ। सरबत खालसा में युद्ध की रणनीति भी बनाई जाने लगी। 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे बंद कर दिया था। 1986 से फिर सरबत खालसा शुरू हुआ। 2015 में आखिरी बात सरबत खालसा हुआ था। अकाल तख्त के जत्थेदार सरबत खालसा बुलाते हैं और अमृतपाल इसे लेकर जत्थेदार पर दबाव बना रहा है। सुनिए जरा एसजीपीसी के सेक्रेटरी क्या कुछ कह रहे हैं। वो सरबत खालसा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। एक अमृतपाल एक सिख हैं, सिख नौजवान हैं, उन्होंने अपनी मन की बात बता दी है, अपना विचार दे दिया है। ये क्योंकि सरबत खालसा एक बहुत बड़ा इवेंट है। दूसरी बात यह है कि सरबत खालसा बुलाने का अधिकार जो श्री अकाल तख्त साहब के जहेदार साहब है उनका ही है। वो देखेंगे जथेबंदियों के साथ रह करके करेंगे क्या जरूरत है नहीं जरूरत है। हम श्रोमणी कमेटी इसमें ना तो कोई विचार दे सकती है और ना कोई उसको नकार सकती है। आइए अब आपको इंतजार तो डॉन का होगा। बात डॉन की। डॉन चला गया है जेल में। वर्दी देख रहे हैं आप, नई यूनिफॉर्म भी मिल गई है। कैदी नंबर
17,052 17052 नई यूनिफॉर्म है। ये आप देख रहे हैं अतीक साबरमती जेल पहुंचा और साबरमती जेल पहुंचने के बाद अतीक को नई ड्रेस दे दी गई है। अब अतीक किस हाल में साबरमती जेल में, ये आपको बताता हूं, नए कपड़ों में, क्योंकि जिन्हें सजा हो जाती है उन्हीं को जेल के कपड़े मिलते हैं। जब तक सजा नहीं होती, अगर आप ट्रायल पर चल रहे हैं, जेल में बंद हैं, गिरफ्तारी हुई है, तो आप अपना कपड़ा पहन सकते हैं। अब कुछ इस हाल में, ये देख रहे हैं, ये है अतीक का डॉन का नया हुलिया, माफिया डॉन की नई पहचान है। ये साबरमती जेल में कैदी नंबर A17,052 अतीक जेल में सजा याफ्ता कैदियों की तरह रहेगा। जेल में कैदी नंबर अलॉट कर दिया गया है उसे, और अतीक के लिए अब जेल का माहौल पहले जैसा नहीं होगा। सजा काट रहे कैदियों की तरह कपड़े पहनने होंगे। अतीक को जेल में काम भी करना पड़ेगा। कल रात 8:25 पर साबरमती जेल पहुंचा अतीक। कागजी कार्रवाई के बाद बैरक में भेज दिया गया। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा हुई है। उम्र कैद की सजा होने पर चेहरे मुरझा गए थे अतीक के। सजा सुनते ही कोर्ट में अतीक रोने लगा था। उस वक्त प्रयागराज से रवाना होने पर बेहद परेशान था। यूपी बॉर्डर से गुजरने के बाद उसके चेहरे पर किसी तरह से सामान्य भाव आए। राजस्थान के कोटा पहुंचने पर हाव भाव बदल गए। चेहरे की रंगत से लेकर चाल भी बदल गई कि गाड़ी नहीं पलटी, सही सलामत लौट आया हूं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं अगली तस्वीर कि अतीक की सजा के बाद की तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त उमेश की हत्या हुई। उमेश के अपहरण में भी आरोप था अशरफ पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अशरफ पर आरोप था, लेकिन सवाल यह है, जानने वाले ये कहते हैं कि अशरफ कैसे बच गया। अशरफ तो अतीक से ज्यादा खूंखार है। अशरफ का बड़ा रोल था, लेकिन अशरफ कैसे बच गया। अतीक के भाई अशरफ के बरी होने पर अब सवाल उठ रहे हैं। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने यह सवाल उठाए। उनका कहना है अशरफ को अतीक से ज्यादा खतरनाक है ये, और हर कदम पर भाई का साथ देने वाला कैसे बच गया। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने 142 पन्नों का आदेश लिखा है। अपहरण केस में अशरफ के साथ शूटर आबिद का नाम था। अशरफ को सबूतों के अभाव का फायदा मिला। उमेश पाल की शिकायत के मुताबिक अशरफ ने धमकी दी थी। जेल से आबिद के फोन से अशरफ ने धमकी दी थी। फोन आबिद का था। बयानों में विरोधाभास से यह साबित नहीं किया जा सका। अपहरण में अशरफ की पिस्टल के इस्तेमाल का आरोप था। इसको लेकर अशरफ से रिमांड में पूछताछ हुई थी, लेकिन अशरफ के पास पिस्टल की बरामदगी नहीं हो पाई थी। बाद में अशरफ पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि अशरफ ने पिस्टल दी थी, अशरफ की पिस्टल थी। इन्हीं वजहों से अशरफ को बरी कर दिया गया। सुनिए जरा, राजू पाल की पत्नी है पूजा पाल, क्या कह रही है। की हत्या का जो आरोप है, नहीं, ये साजिश है। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। वो पिछले कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ। मैं कैसे साजिश रख सकता हूँ। मेरी समझ से अशरफ को भी सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इनका छूटना न्याय हित के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि इनके जो शूटर्स हैं, इनका जो एक कुनबा है, इनकी जो एक सोच है आपराधिक की, इनकी क्योंकि सोच ये है कि जो आज इनकी सोच चल रही होगी कि चलो एक भाई को सजा पड़ा मगर अभी एक है, तो उस तरह से मैं अपनी सोच से बता रही हूँ कि उनके जो शूटर्स हैं, तो अब ये है कि अब अशरफ के उसमें ज्यादा रहेंगे कि अब ये कि अब आगे जो मुकदमा चलेगा, जो ट्रायल चलेंगी, जो बयान होंगी, जो जीरा होंगी, उसमें को प्रभाव डालेंगे। तो ये था कि आज हम लोगों का, क्योंकि हम लोग प्रताड़ित परिवार हैं, महिला हैं, तो दोनों लोगों के लिए आना था। दोनों लोगों को सजा होती तो काफी अच्छा होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। मोदी पर फंसे रहेंगे राहुल, निकलने की कोई संभावना लग नहीं रही है। राहुल गांधी फिर फंस गए, फिर कोर्ट का सम्मन है, हाजिर होना है। किस मामले में आपको पता है? जो राहुल गांधी ने मंच से कहा था सारे मोदी चोर हैं, अभी ये बयान पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसने सांसदी ले ली, घर भी ले लिया, बचा कुछ नहीं, लेकिन अभी भी ये पीछे है। मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल की ये नई मुश्किल है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट का राहुल गांधी को सम्मन है। 12 अप्रैल को राहुल को कोर्ट में पेश होना होगा। सुशील मोदी की याचिका पर कोर्ट ने सम्मन जारी किया है।
12 अप्रैल को राहुल का बयान दर्ज किया जाएगा, कोर्ट जाएंगे ये। इस मामले में फिलहाल राहुल गांधी अभी जमानत पर चल रहे हैं, यानी एक में सजा हो गई है, कई में 2 में जमानत पर है। शिकायत पक्ष की तरफ से गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, शिकायतकर्ता की तरफ से सभी सबूत पेश कर दिए गए हैं। मोदी सरनेम वाले बयान पर भी राहुल की सांसदी जा चुकी है। सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा भी सुनाई है। इसके बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। सुनिए जरा, सुशील मोदी को सुनिए, जिनके मामले में, जिनकी शिकायत पर राहुल गांधी को समन किया गया। देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों को गालियां दी हैं, जो मोदी सरनेम रखने वाले जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको अपमानित किया है। और इस मामले में 6 जुलाई 2019 राहुल गांधी को पटना के कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ा था, वो भी बेल पर है। मेरी ओर से 4 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है और अब उनका बयान दर्ज किया जाना है। तो इसलिए पटना की MLMP कोर्ट ने 12 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है, जिस दिन राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराना होगा। भाई, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका से एक बयान आया था कि राहुल पर जो एक्शन हो रहा है उस पर नजर है। अब जर्मनी से भी, ओलाफ स्कोल्स की तरफ से भी इस तरह के संकेत हुए कि इस पर नजर है। लेकिन आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि भारत की न्यायपालिका हो या कोई भी विभाग हो, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, संप्रभु है, किसी का दखल उसमें बर्दाश्त नहीं है। इस पर देखिए क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का शुक्रिया कर रहे हैं। आपने ये बात संज्ञान में लिया है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करके किस तरह भारत में लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है। यानी देश में किसी भी नेता पर कार्रवाई हो तो ठीक है, राहुल गांधी पर कार्रवाई हो तो खिलवाड़ हो जाता है। किरण रिजिजू ने लिखा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करने के राहुल गांधी के जो बयान थे उसे याद रखें। भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होती है। भारत अब विदेशी प्रभाव बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। निर्मला सीतारमण ने लिखा, कांग्रेस हमारे मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। विदेश में बातचीत के दौरान सरकार बदलने में मदद की गुहार लगाई है। क्या कोई और सबूत चाहिए? आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको यूपी के मूड की बात बताते हैं। यूपी का मूड क्या है? उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सर्वे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यूपी किसके साथ खड़ा है, उस सर्वे के जरिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, कौन उनका मुख्यमंत्री हो, कौन अच्छा मुख्यमंत्री रहा है। 3 नाम आपके सामने, ये आप देख रहे हैं। यूपी में बेहतर सीएम कौन? 62%। ये मैट्रिस का सर्वे है। 62% लोग कह रहे हैं योगी सबसे बेहतर सीएम। 27% कह रहे हैं मायावती। और अखिलेश का नंबर देखिए क्या आ रहा है, 11% लोग सिर्फ अखिलेश के साथ हैं। अगला सवाल, योगी राज में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई, 71% लोग कह रहे हैं। संतोषजनक 11% लोग, और पहले से खराब हुई सिर्फ 18% लोग। 71% मार्क्स है समझ लीजिए कानून व्यवस्था में। बुलडोजर एक्शन पर मत, 74% लोगों का पूरा समर्थन है। 14% लोग कुछ हद तक समर्थन में, पूरी तरह विरोध करने वाले सिर्फ 12% लोग हैं। इतना ही नहीं, कुछ और सवाल किए उत्तर प्रदेश के मूड से जुड़े हुए कि यूपी के लोग क्या सोचते हैं। यूपी के लोग आखिर 24 पे किसके साथ हैं, और उसके बाद योगी राज में पुलिस का कामकाज कैसा है। 64% लोग कहते हैं बेहतर है। सुधार की जरूरत कहने वाले 18% लोग हैं, और निशाने पर विरोधी हैं ये कहने वाले 18% लोग। 64% लोग मानते हैं बेहतर है पुलिस। योगी राज में ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शिता बढ़ गई है, ये 58% लोग कह रहे हैं। पहले से बेहतर हुई है, ये 22% लोग कह रहे हैं। सिर्फ 20% लोग हैं जो कह रहे हैं कुछ नहीं बदला। योजनाओं पर मत क्या है, क्या सोचते हैं योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन पर, कैसे लागू हो रही है। बहुत ज्यादा संतुष्ट 64% लोग, कुछ हद तक संतुष्ट हैं 21% लोग, और पूरी तरह से असंतुष्ट 15% लोग। अब आपको बताता हूं कि कुछ और सवाल ऐसे ही यूपी के लोगों से पूछे गए, उस पर उनका क्या जवाब है देखिए जरा। इन सवालों के जरिए आप यूपी के लोगों की राय जान सकते हैं। गैर भाजपाई सीएम के तौर पर पसंद कौन है?
अखिलेश यादव 31%, मायावती बुआ यहां भी भतीजे से आगे निकल गई, देखिए 33%, जयंत चौधरी 4%, 26% पर है प्रियंका वाड्रा। तो ये मैंने आपको बताया कि कितने परसेंट लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे आपको समझ में आएगा 24 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है। योगी आदित्यनाथ ने 80 में 80 का टारगेट ले रखा है, लेकिन कितनी कन्वर्ट होगी ये 24 के नतीजे बताएंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।